हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने ये चर्चा की थी कि राजनीति जो है वो जाति को कैसे प्रभावित करती है। लेकिन ये जो संबंध जिसकी चर्चा हमने की थी वो एक तरफा संबंध नहीं था, यानी केवल राजनीति ही जाति को प्रभावित नहीं करती है बल्कि जाति भी क्या करती है, राजनीति को प्रभावित करती है। तो ये संबंध एक तरफा ना होकर के दो तरफा है, यानी यदि राजनीति जाति से प्रभावित होती है तो जाति से भी राजनीति क्या होगी, प्रभावित होगी। दोनों चीजें बहुत आम हैं, दोनों चीजें बहुत खास हैं और दोनों ही चीजें एक दूसरे को क्या करती है, प्रभावित करती है। जाति का संबंध राजनीति से भी है और राजनीति का संबंध जाति से भी है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो जाति और राजनीति का संबंध है वो अनेक चीजों में, अनेक रूपों में हमारे सामने आता है। पहली चीज जब हम लोग देख रहे हैं इसमें तो क्या देखेंगे कि हर जाति जो है वो खुद को बड़ा बनाना चाहती है। हर जाति की इच्छा क्या रहती है कि उनकी पहचान बड़ी हो, वो बहुत आगे जाए। पहले वह अपने समूह की, जो भी उसके समूह में क्या आ रही थी, उपजातियां आ रही थी, अन्य जातियां आ रही थी, उन्हें क्या मानती थी, वो छोटा मानती थी। यानी कोई भी एक जाति अपने समूह की अन्य जातियों को क्या मानती थी, छोटा या नीचा बताकर अपने से उन जातियों को बाहर रखना चाहती थी। लेकिन अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। क्यों करती है? क्योंकि अब उस जाति को क्या लगता है कि उसे अपने आप को क्या दिखाना है, सबसे बड़ी जाति के रूप में दिखाना है। और ऐसा वो कब कर पाएगी, जब वो अनेक छोटी और नीची जातियों को अपने साथ ले पाएंगी। दूसरी चीज, चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती। ध्यान से सुनना, इसको समझना क्या बताया जा रहा है। एक जो जाति है, कोई भी जाति आप लोग ले लीजिए, किसी भी जाति का नाम हम लोग लें, तो वो ऐसी नहीं है जो केवल अपने दम पर, अपने बलबूते पर क्या कर ले, सत्ता पर कब्जा कर ले, शासन पर कब्जा कर ले या अपनी सरकार बना ले। तो इसलिए वह क्या करती है, ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए, ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जो जातियां हैं या जो समुदाय हैं उनको अपने साथ लाने की क्या करती है, कोशिश करती है, ताकि वो सारे मिलकर क्या कर लें, राजनीति पर अपना कब्जा कर लें, शासन पर अपना अधिकार कर लें। और इस तरह उनके बीच संवाद यानी जो बातचीत है और मोल तोल चलता रहता है। यानी उनके बीच में एक तरह से लगातार एक जो संवाद का जरिया है वो बना रहता है कि हम लोग कैसे भी करके क्या प्राप्त कर लें, सत्ता प्राप्त कर लें, सरकार हमारी बना लें। तीसरी जो चीज इसमें रहती है वो क्या रहेगी कि राजनीति में नई किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है। राजनीति में भी क्या हो रहा है, नए किस्म से, नए तरीके से बहुत सारी जातियां जो हैं वो एकजुट हो रही है। जैसे अगड़ा और पिछड़ा, यानी वो जातियां जो सामाजिक पायदान में ऊंची मानी जाती है उन्हें हम लोग अगड़ा कहते हैं, और वो जातियां जो सामाजिक पायदान में निचली मानी जाती है या नीची छोटी जातियां मानी जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पिछड़ा। तो ये जो तीन चीजें हैं उससे हमें ये पता लगता है कि किस प्रकार से जो राजनीति है वो भी जातिग्रस्त हो चुकी है। इस प्रकार जाति जो है वो राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है और एक तरह से ये चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती रहती है। मतलब ये केवल भारत की बात नहीं है, केवल श्रीलंका की बात नहीं है, दुनिया भर की जो राजनीति है उनमें क्या है, ऐसा ही सिस्टम चलता रहता है कि हर जाति वहां की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाना चाहती है। और दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए क्या करती है, सामाजिक समूहों और समुदायों को
अपने साथ लाने का प्रयास करती है, उन्हें गोलबद्ध करने का, अपने में जोड़ने का प्रयास करती रहती है। और कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदाय के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। बहुत अच्छी चीज बताई जा रही है यहाँ। क्या हो रहा है कि कुछ खास स्थितियों पर हम लोग गौर करें तो हमें ये पता लगेगा कि जब राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं आगे आई है, असमानताएं आगे आई है, तो उससे क्या हुआ है, जो लोग आज तक वंचित थे, समाज की मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाए थे, उन लोगों के लिए, और जो खासतौर से कमजोर समुदाय हैं, उन कमजोर समुदायों को अपनी बातें आगे बढ़ाने का मौका मिला है। और ऐसा होने के बाबत उनकी सत्ता में जो है वो हिस्सेदारी जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ गई है, या सत्ता में उनके लिए जो हिस्सेदारी की गुंजाइश है वो काफी बढ़ गई है। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित, यानी जिनको हम लोग निचली जातियां मानते हैं, पिछड़ी जातियां मानते हैं, हरिजन जातियां भारत में मानते हैं, उनके लिहाज से जो दलित जातियां हैं, निचली जातियां हैं, छोटी जातियां हैं, उनके लिहाज से क्या हो गया है, और जो पिछड़ी जातियां हैं, उन जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने और निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने का जो विकल्प है वो उन्हें प्राप्त हो गया है। देखिए, निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से क्या करती है, वो प्रभावित करने की स्थिति में आज आ गई है। चूंकि पहले उन जातियों का महत्व ज्यादा नहीं था, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, और कहीं ना कहीं आप लोग कहें तो एक व्यक्ति एक वोट की जो राजनीति है, उसने क्या किया, उन निचली और छोटी जातियों का जो महत्व है वो भारतीय राजनीति में बहुत बढ़ा दिया। उनका कद जो है वो राजनीति में बहुत बड़ा हो गया, और इस कारण उन वंचित जातियों को, उन दलित जातियों को, उन पिछड़ी जातियों को अपनी बात जो है वो बेहतर तरीके से रखने का एक अवसर जो है वो मिला है। और अनेक पार्टियां जो हैं और जो गैर राजनीतिक संगठन है वो खास जातियों के खिलाफ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए और उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर क्या करते रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं। यानी जब इन दलित जातियों को यह पता लगा कि आप किस प्रकार से भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, तो इन जातियों ने क्या बनाए, या तो अपने राजनीतिक संगठन बनाए, अपनी पार्टियां बना ली, या फिर इन्होंने राजनीतिक पार्टियां तो नहीं बनाई लेकिन ऐसे अपने संगठन बनाए जिनसे इन्हें एक ऐसा मंच मिला जिसके थ्रू, जिसके जरिए वो अपने साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए या अपने साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करने के लिए या जमीन जायदाद में उन्हें बराबरी का हिस्सा देने के लिए या अवसरों में बराबरी की मांग को लेकर जो आंदोलन करते रहे, उन आंदोलनों का ये जातियां और इनके जो राजनीतिक अथवा गैर राजनीतिक जो संगठन है वो ऐसे आंदोलनों का क्या बने, बड़ी मात्रा में हिस्सा बने, उनका पार्ट बने। और उनका पार्ट बनने से इन छोटी जातियों के लिए, इन निचली जातियों के लिए बहुत सारे अवसर जो हैं वो भारतीय राजनीति में खुल गए, इन्हें मौके मिले। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना कहीं ना कहीं भारत जैसे लोकतंत्र के लिए क्या हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। यानी हम लोग केवल जातिगत संगठन बना करके अपनी मांगे जो है वो सरकार तक ना पहुंचाएं, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव ना डालें। जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है, यानी सिर्फ धर्म के आधार पर हम लोग जिस प्रकार से कोई मांग नहीं कर सकते, उसी हिसाब से हम केवल जाति को आधार बना करके सरकार से किसी भी प्रकार की ऐसी मांगे नहीं कर सकते जो अन्य जातियों के लिए गलत हो, हानिकारक हो। और इस मसले से क्या स्पष्ट होता है कि सिर्फ जातिगत पहचान पर जो आधारित राजनीति है वो लोकतंत्र के लिए क्या नहीं होती, शुभ संकेत नहीं होती। यानी जब हर व्यक्ति, हर पार्टी जाति पर आधारित राजनीति करना शुरू कर देगी तो उससे आपका लोकतंत्र जो है वो मजबूत होने की बजाय कमजोर होगा
और कहीं ना कहीं इस तरह की जो राजनीति है, इस तरह की जो जातिगत राजनीति है, ये आपके देश के विखंडन की भी क्या बन सकती है, एक बड़ी वजह बन सकती है। इसलिए हमें इस मुद्दे पर बहुत संवेदनशील और सावधानी से यह गौर करनी है, इस चीज को देखना है कि हमें सिर्फ जातिगत राजनीति को बढ़ावा नहीं देना है। और इससे अक्सर क्या होता है, गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी क्या होता है, भटकता है। यानी एक जो बड़ा मुद्दा रहता है भारत जैसे देश के लिए, वो धर्म नहीं है, वो जाति नहीं है, वो वर्ग नहीं है, वो रंग नहीं है, बल्कि क्या है, किसी भी सरकार के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए बड़े मुद्दे कौन से हैं जिन पर हर हाल में चर्चा होनी चाहिए और जिन मुद्दों का समाधान समय रहते किया जाना चाहिए या उनके समाधान की ओर कदम सरकार जो है वो उठाए। तो वो मुद्दे कौन से रहेंगे, हमें किस चीज से लड़ाई लड़नी है या किस चीज को हमें ज्यादा हाईलाइट करना है। वो मुद्दा क्या हो सकता है, भारत से गरीबी दूर हो, यानी हर व्यक्ति इतना सशक्त हो, इतना मजबूत हो कि उन्हें अपनी आवश्यक जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए दर दर ना भटकना पड़े या उनका कोई शोषण ना कर पाए, उनका उत्पीड़न उन चीजों के एवज में कोई ना कर पाए। यानी हर व्यक्ति को हमें क्या बनाना है, आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाना है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, विकास। इसमें आपके सभी तरह के विकास आते हैं, आपका शिक्षा संबंधी विकास भी हो सकता है, आपका आर्थिक विकास भी हो सकता है, आपका सांस्कृतिक विकास भी हो सकता है। यानी देश को हमें हर क्षेत्र में क्या करना है, विकास की ओर ले जाना है। तीसरी चीज क्या हो सकती है, हर हाल में हर व्यक्ति, हर संगठन और हर पार्टी को किसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। यानी इस तरह की चीज जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के समाज के लिए बहुत खतरनाक है और इसे लगातार जर्जर कर रही है, खोखला कर रही है, इसके लिए एक दीमक की तरह काम कर रही है, वो समस्या है भ्रष्टाचार, जो कि हर डिपार्टमेंट में आज हमें बड़ी मात्रा में देखने में आता है। या आप यूं कह सकते हैं कि भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में, भारत की शासन व्यवस्था में इसने अपनी बहुत गहरी पेठ बना ली है। तो हमें इस भ्रष्टाचार रूपी कीड़े को क्या करना है, यहाँ से बाहर निकालना है। ये प्रत्येक व्यक्ति का, ये प्रत्येक दल का मुद्दा होना चाहिए जिस पे वो चर्चा करें। और यदि लोग केवल जाति को लेकर ही आपस में उलझे रहेंगे तो फिर सरकार का, नागरिक संगठनों का और ऐसे सब लोगों का ध्यान जो कि इस देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनका ध्यान वास्तविक मुद्दों से क्या हो जाएगा, भटक जाएगा, या वास्तविक मुद्दों से वो लोग अपना ध्यान हटा लेंगे और वो जाति के मुद्दे पे उलझ करके रह जाएंगे। तो हमें ये सावधानियां रखनी है कि हमें अपना ध्यान उन रियल मुद्दों की ओर, उन वास्तविक मुद्दों की ओर लगाना है, न कि किसी जाति, धर्म, वर्ग अथवा लिंग के मुद्दे में हमें उलझ कर अथवा भटक कर रह जाना है। कई बार क्या होता है, जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है, जिससे एक देश की जो शांति व्यवस्था है वो भंग होती है, यहाँ का सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ता है, और जो असामाजिक तत्व जो रहते हैं, जो किसी भी सूरत में आपको एकजुट नहीं देखना चाहते, एक नहीं देखना चाहते, आपको साथ नहीं देखना चाहते, ऐसे तत्वों को ऐसे मौके पर अपना रूप दिखाने का अवसर मिलता है। तो इस तरह की तमाम चीजें जो जाति को लेकर के उग्र हो सकती हो, जातिगत भावनाओं को लेकर के अपने लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हो, इन सब चीजों से हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है, और हमें अपने जो मेन इश्यूज हैं, मुद्दे जो हैं, उन पे गौर करना है, जैसे गरीबी, जैसे भ्रष्टाचार से मुक्ति, जैसे देश का बेहतर विकास। ये अपने असल मुद्दे होने चाहिए जिन पे देश के प्रत्येक नागरिक को, नागरिक संगठनों को और यहाँ की सरकारों को ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ आपका चौथा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, और कल हम लोग अपने 5वें चैप्टर को लेकर चर्चा करेंगे। आप बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी पढ़ाई कीजिएगा, आप स्वस्थ रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।